हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपीएससी 2025 में मूल विधि और संविधान से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी यूपीएससी दरोगा 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मूल विधि और संविधान का बड़ा रोल होने वाला है, तो उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 60 प्रश्नों को देखा था। आज हमारी चौथी क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है 61वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा प्रश्न लिखा है वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ओम प्रकाश बनाम दिल बहार, बी की बात करेगा तो रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, और डी की बात करेगा तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है ध्यान से। तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी पहला मामला था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामला सामने आया। इसमें धारा 67 के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 62 जो लिखा है साइबर अपराध निम्न में से किससे मूल संबंधित होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कंप्यूटर से, बी की बात करेगा तो इंटरनेट से, सी की बात करेगा तो संचार युक्तियों से, और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस जान से क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपराध नियंत्रण और निवारण मैनुअल के अनुसार साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध होता है जिसमें ठगी, जालसाजी और अनधिकृत प्रवेश कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार युक्तियों व अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। ईमेल, बमबाजी, साइबर अश्लील लेखन, एसएमएस स्पूकिंग और वेब जैकिंग, सलामी आक्रमण, साइबर स्टॉकिंग और साइबर आतंकवाद, वायरस अटैक इत्यादि जो है साइबर क्राइम के जो है कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, साइबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 63वां प्रश्न। किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो केवल कारावास, बी की बात करेगा तो केवल जुर्माना, सी की बात करेगा तो प्रतिकर, डी की बात करेगा उपयुक्त सभी, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस विधान से जो लिखा है किसी दूसरे के कंप्यूटर को कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क प्रणाली को स्वामी के अनुज्ञा बिना नुकसान पहुंचाना अधिनियम की धारा 43 के अधीन प्रतिकर के रूप में दंडनीय है। प्रभावित व्यक्ति को अपराधी से 1 करोड़ रुपये तक की हुई नुकसानी के लिए प्रतिकर दिलाया जा सकेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 64 जो देखिए ध्यान से लिखा है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन किस धारा के दंडनीय अपराध है। ए की बात करेगा धारा 65, बी की बात करेगा धारा 66, सी की बात करेगा धारा 67 और डी की बात करेगा धारा 67 ख, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कस देख सकते हैं ध्यान से। किसी कामोत्तेजक अथवा कामुकता की अपील करने वाली सामग्री को प्रकाशित या पारित जो करेगा वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत क्या लिखा है 67 के तहत दंडित किया जा सकता है। दंड के रूप में पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक के कारावास तथा 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का तथा दूसरी या पश्चावर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक के कारावास तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की जो है व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा 65 प्रश्न है देखिए ध्यान से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रसारित करने या संचारित करने के लिए में दंड का प्रावधान है। किसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है धारा 66,
धारा 67A, धारा 67B, धारा 68। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। धारा 67B के अंतर्गत जो है दंडित करने का प्रावधान है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचारित करने के लिए धारा 67B में दंड का प्रावधान है। प्रथम दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का क्या है तो जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 66 जो प्रश्न लिखा है इसमें, पद कंप्यूटर में क्या शामिल होता है? संसाधन प्रणाली, आगत प्रणाली, संसूचना प्रणाली, उपयुक्त सभी, है ना। तो कंप्यूटर में क्या होता है तो पूरा जो इसमें शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। एक कंप्यूटर में संसाधन प्रणाली, संसूचना प्रणाली, आगत प्रणाली और निर्गत प्रणाली इत्यादि सभी होती हैं। कंप्यूटर की परिभाषा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2 में ही इसको क्या किया दिया गया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 67। अपील प्राधिकरण में को अपील करने की परिसीमा कितनी है? ऑप्शन ए की बात करें 30 दिन, बी की बात करेगा 60 दिन, सी की बात करेगा 45 दिन और डी की बात करेगा 90 दिन। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है तो 45 दिन है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, धारा 57 अपील अधिकरण की अपील किए जाने की परिसीमा निर्धारित करती है। अपील आदेश की प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। जहां आदेश पक्षकारों की सहमति से किया जाता है वहां कोई अपील नहीं हो सकेगी, है ना। आगे आगे हम लोग बात करते हैं 68 की बात करेंगे तो अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अपील नहीं होगी केंद्र सरकार को, है ना। ऑप्शन बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उच्च न्यायालय को जो है ये जो है की जा सकती है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार अपील अधिकरण के किसी निर्णय आदेश से पीड़ित व्यक्ति उससे खिलाफ अपील 60 दिनों के अंदर क्या कर सकता है तो उच्च न्यायालय में जो है दाखिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 69। इसमें पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, बी की बात करेगा 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, सी की बात करेगा आजीवन कारावास और डी की बात करेगा 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना जो है पहचान चोरी करने के लिए दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। अधिनियम की धारा 66 ग पहचान चोरी के लिए दंड की व्यवस्था देती है। इस धारा के अधीन 3 वर्ष तक कारावास तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दंड रूप में दिया जा सकता है। धारा किसी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान का प्रयोग करने को दंडनीय बनाती है ना। आगे आगे हम लोग बात करते हैं 70। कितने वर्ष तक कारावास से दंडनीय अपराध इस अधिनियम के अधीन जमानती होते हैं? 3 वर्ष तक के, 1 वर्ष तक के, 6 माह तक के और सभी अपराध गैर जमानती, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 वर्ष तक के जो अधीन जो है जमानती होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में भी लिखा है ध्यान से। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 77 ख के तहत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती होते हैं। 3 वर्ष से या अधिक अवधि की कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 71। अधिनियम में अवशिष्ट शास्ति कहाँ दी गई है? धारा 65 में, धारा 45 में, धारा 55 में, धारा 85 में, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारा 45 में जो है अधिनियम में अवशिष्ट शास्ति जो है ये दिया गया है ना। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है। अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन के लिए अलग से कोई शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है। प्रभावित व्यक्ति का 25,000 रुपये तक प्रतिकर या दोषी व्यक्ति का 25,000 रुपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकेगा। यह प्रावधान धारा 45 में क्या है तो उपबंधित है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 72। किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करने कहा जाता है। सलामी आक्रमण, साइबर मानहानि, साइबर स्टॉकिंग, वेब डिफेंस, है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हैं ईमेल से, इंटरनेट से या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 73। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिकतम कितनी फीस का भुगतान करना होता है ना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लिखा है 10,000, बी की बात करेगा तो 5,000 और सी की बात करेगा 25,000, डी की बात करेगा निःशुल्क प्रदान किया जाता है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25,000 इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नियत फीस जो 25,000 से अधिक नहीं होगी भुगतान की जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे आगे जो हम लोग देखते हैं 74। साइबर अपराध हेतु आईटी अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। अभिलाषी अधिकरण के समक्ष स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। बी की बात करेगा तो अपीली अधिकरण अपना विनिश्चय बहुमत से देगी। और इसमें सी की बात करेगा तो सिविल न्यायालय में भी वाद या कार्रवाई उपचार हेतु संस्थित की जा सकती है। और डी की बात करेगा तो परिसीमा विधि लागू होती है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सिविल न्यायालय में भी वाद या कार्रवाई उपचार हेतु संसद की जा सकती है ना। आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विकल्प सी में दिए गए कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन सत्य हैं। धारा 61 के अनुसार उन सभी बातों या विषयों हेतु जिनके संबंध में अधिनियम में नियुक्त कोई न्याय निर्णय अधिकारी या प्राधिकारी अवधारणा हेतु सशक्त है, सिविल न्यायालय को वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारता नहीं होगी, है ना। चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं 75 जो लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन दुरुपयोग के लिए शास्ति कहाँ दी गई है? धारा 69, धारा 70, धारा 72, धारा 71। ये सब कहाँ दिया गया है? तो धारा 71 में जो है ये सब दिया गया है ना। चाहे तो आप देख सकते हैं इसको डिस्कस भी। जहाँ कोई व्यक्ति लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुर्व्यवहार प्रदर्शन करता है तो वह धारा 71 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या 1,00,000 रुपये तक की जुर्माना या दोनों में से दंडित किया जाएगा, है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 76। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन किसी स्थान में प्रवेश और तलाशी के लिए कौन प्राधिकृत है? ए की बात करेगा तो निरीक्षक रैंक का, बी 2 की बात करेंगे तो उप निरीक्षक रैंक का, 3 की बात करेंगे अधीक्षक और डी 4 की बात करेंगे तो नियुक्त पेशेस अधिकारी। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1 और दोनों, बी की बात करेगा तो 1 और 4, सी की बात करेगा केवल 3 और डी की बात करेगा तो उपयुक्त में से सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन कौन सही है? तो 1 सही है निरीक्षक रैंक का और 4 यानी नियुक्त पेशेस प्राधिकारी, सब जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। ये सब जो है धारा 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे 77 की बात करेंगे। 77 देखिए लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है? 1,00,000 रुपये का, 5,00,000 रुपये का, 10,00,000 रुपये का और 3,00,000 रुपये का ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 10,00,000 रुपये तक का क्या कर सकते हैं हम लोग? अर्थदंड दे सकते हैं, यानी किसी भी काम वासना को भड़काने वाला क्रियाकलाप किया जा रहा है तो, है ना। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसमें जो लिखा है। प्रश्नगत अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ख के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर 10,00,000 रुपये तक का अर्थदंड तथा 5 वर्ष तक का कारावास एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10,00,000 तक का अर्थदंड और 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाने का उपबंध है ना। आगे आगे हम लोग बात करते हैं 78 जो लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार
कि सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। सीडेक, बी की बात करेंगे सीकेट, सी की बात करें सी एक्ट और डी की बात करें सीकेट। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सी डेक के अंतर्गत जो है इस पर एक प्रमुख इकाई है ना सी डेक के। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए लिखा है इसमें जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु सी डेक क्या है, एक तो प्रमुख इकाई है। ठीक है, आगे 79 जो लिखा है किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में ईमेल, मेल सर्वर या ईमेल भेजना जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए कहलाता है वेब जैकिंग, ईमेल बमबाजी, ट्रोजन्स, डेटा डेडलिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ईमेल जो है बमबाजी के नाम से जानते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के खाते में जो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं या संपूर्ण खाता उसका गायब कर देते हैं तो उसको ईमेल बमबाजी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, देख भी सकते हैं इसमें क्या लिखा है उपयुक्त अपराध ईमेल बमबाजी कहलाता है। डेटा डेडलिंग किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में अवैध डाटा प्रवेश करा दिया जाता है। साइबर अपराधी द्वारा बलपूर्वक किसी वेबसाइट को नियंत्रित अपने नियंत्रणाधीन कर लेना वेब जैकिंग कहलाता है। जबकि ट्रोजन्स वास्तविकता को छुपाने वाला अप्राधिकृत क्या है, तो प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 80 जो लिखा है सलामी धोखाधड़ी जिसको सलामी अटैक बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये एक साइबर अपराध नहीं है, आसानी से पता लगाने योग्य। और सी की बात करेंगे सी जो लिखा है यह एक हानिकारक वायरस है, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे नीचे इसका डिस्कस भी देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें जो लिखा है सलामी धोखाधड़ी यानी सलामी अटैक जिसमें एक ही बार में हजारों बैंक खातों से छोटी छोटी रकमों को निकाल लेते हैं जो कि नगण्य और अलक्षित होती हैं। ऐसा आक्रमण सामान्यतः वित्तीय प्रयोजनों हेतु किया जाता है। इसमें साइबर अपराधी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो शीघ्र अत्यधिक धन कमाना होता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत क्या है, तो प्रावधान है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 81 जो लिखा है साइबर अपराध में क्या शामिल होता है। कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांकता भंग करना, उपयुक्त सभी है ना। तो इसके अंतर्गत सब शामिल होता है, साइबर अपराध के अंतर्गत है ना, सब इसमें आता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसमें साइबर अपराध में क्या क्या आता है। तो कोई भी आपराधिक कृत्य जो कंप्यूटर अथवा संचार साधनों से जुड़ा है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, हैकिंग, अश्लील संदेश संप्रेषण, टेलीफोन तकनीकी का दुरुपयोग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, वायरस का फैलाव, कंपनी नीति के विरुद्ध गतिविधि, कंप्यूटर नेटवर्क पर आक्रमण, पोर्नोग्राफी को प्रोत्साहन, आंतरिक और गुप्त सूचनाओं को जो है चोरी, बौद्धिक संपदा। और आगे बात करेंगे तो आगे इसमें जो लिखा है बौद्धिक संपदा की चोरी आदि गतिविधियों का कार्यकाल जो कार्यकलाप साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। जितना ही सब है सब इसके अंदर साइबर अपराध में आता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 82 जो है बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए एक कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए इसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसके ख़त्म करने के लिए अपने हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे ना। तो इसमें बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो इसमें लिखा है रूट किट, बी की बात करेगा डिनायल ऑफ सर्विस, सी की बात करेगा स्पावेयर और डी की बात करेगा फिशिंग। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रूट किट जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। रूट किट एक ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है, अतः उसे हटाना भी मुश्किल होता है। यह कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और धीरे धीरे उसे धीमा भी कर सकता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 जो लिखा है ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता लगा किससे लगता है। तो नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस, साइबर कैफे की दुकान से, निकटतम पुलिस स्थान से, उक्त में से कोई नहीं। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
यानी इससे इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 84। 84 जो लिखा है वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है। अतिक्रमण संसूचन प्रणाली, फायरवॉल, इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल और हैकथॉन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए ऑप्शन सही, यानी अतिक्रमण संसूचन प्रणाली इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है अतिक्रमण संसूचना प्रणाली एक ऐसा प्रोग्राम या डिवाइस है जिससे यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमण ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है ना। तो ये सब इसके अंदर का आता है। ठीक है, आगे आगे लोग देखते हैं 25वां 85। साइबर अपराध में क्या शामिल होता है? कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी जानकारी, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांकता भंग करना और भी सभी। तभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हमने जो है लगभग 25 प्रश्नों को जो है मूल विधि से देखा था, है ना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये भी बताएं कि आप किस ज़िले से इसको देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।